हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो आपका था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कंपेयरिंग ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। मींस की ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम लोग कंपेयर करेंगे। तो आज आप लोग हेडिंग डालिए कंपेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। हेडिंग डालते हैं कंपेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। कंपेयर करेंगे हम लोग इन दोनों को, यानी कि एक साइड हम लोग क्या लिखेंगे, सिमिलरिटीज लिखेंगे। इन दोनों फोर्सेस में सिमिलरिटीज कौन कौन सी हैं, और दूसरी साइड हम लोग लिखेंगे डिसिमिलरिटीज। एक साइड हम लोग नोट कर लेंगे सिमिलरिटीज और दूसरी साइड हम लोग नोट कर लेंगे डिसिमिलरिटीज। तो सबसे पहले जो पहली सिमिलरिटी इन दोनों के बीच में है तो वो क्या है कि ये दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, ओबे करते हैं। तो आप लोग लिखोगे बोथ आर ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ means F is inversely proportional to R square। ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स में भी होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या होता है, F is directly proportional Q1 Q2 and inversely proportional R square। वैसे ही आपका ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है, F is directly proportional M1 M2 and inversely proportional to R square। नेक्स्ट जो आपकी डिसिमिलरिटीज है वो क्या लिखेंगे कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स is always attractive in nature, but electrostatic force may be attractive or repulsive। आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा क्या रहता है, अट्रैक्टिव रहता है नेचर में, बट आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। वो बेस होता है किसके ऊपर, नेचर ऑफ द चार्ज पर। यानी कि अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो रिपल्सिव है, अगर दोनों चार्ज, एक चार्ज पॉजिटिव है एक चार्ज नेगेटिव है तो वो क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव हो जाएगा। लेकिन इस केस में मासेस जो भी हो ये हमेशा क्या रहेगा, अट्रैक्टिव ही रहेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे, बोथ फोर्सेस आर proportional to product of masses और charges। यानी कि दोनों के दोनों क्या रहते हैं, masses या फिर charges के proportional रहते हैं। अब ये क्या करता है, जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं होता। जैसे कि अगर हम लोग दो चार्जेस को वाटर के अंदर रखें और उसके बाद उन्हीं चार्जेस को एयर के अंदर रखें सेम डिस्टेंस के ऊपर, तो क्या होगा, उनके बीच का फोर्स चेंज हो जाएगा। बट ऐसा ग्रेविटेशनल फोर्स में नहीं होता, तो ये इसके अंदर डिसिमिलरिटीज है। आपको पता है इस साइड हम लोग सिमिलरिटीज लिख रहे हैं, इस साइड हम लोग डिसिमिलरिटीज लिख रहे हैं। तो डिसिमिलरिटीज में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स does not change on, does not depend on, does not depend
on nature of the medium, but electrostatic force depends, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करता है, डिपेंड करता है कि वो कौन से नेचर के अंदर है, कौन से मीडियम के अंदर है। तो ये आपकी जैसे दो इसकी सिमिलरिटीज और दो ही आपकी डिसिमिलरिटीज होगी। उसके बाद हम नेक्स्ट सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के इनके बीच में बात करते हैं। अब जो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है वो क्या है, बोथ फोर्सेस आर सेंट्रल फोर्स। ये क्या है, सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स कौन से होते हैं, दे एक्ट अलोंग दी लाइन joining from the center of two bodies, जिन भी दो बॉडीज के बीच में ये एक्ट होंगे, उनके सेंटर से क्या करेंगे, आप लोग एक लाइन ज्वाइन करेंगे, उसी के थ्रू ये क्या करेंगे, फोर्स लगेंगे। अब जो इसके बीच में जो थर्ड इसकी डिसिमिलरिटीज है कि ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is much stronger than gravitational force। तो ये इन दोनों के बीच में कुछ सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज थी जो आपको पता होनी चाहिए। अब हम लोग आपको क्या करते हैं, एक क्वेश्चन देंगे इसके ऊपर जो कि आपको सोल्व करना है। पहला क्वेश्चन तो आपके लिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 कि एक प्रोटॉन और एक दूसरा प्रोटॉन, ये दोनों एक दूसरे से 1 मीटर डिस्टेंस के ऊपर है। आपको रेशो निकालना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन दैम। इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा और जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, उनके बीच का आपको उसका रेशो निकालना है। और इनका मीडियम है वो है एयर, या फिर आप वैक्यूम भी कर सकते हो, ये वैक्यूम के अंदर है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो अब हम डिस्कस करेंगे द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। The principle of सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमें क्या बताता है कि जो टोटल सम होगा किसी चार्ज के ऊपर, या जो टोटल फोर्स होगा, जैसे एक चार्ज है, इसके ऊपर
टू चार्जेस से एक फोर्स लग रहा है। लेट कर लेते हैं ये जो हमारा चार्ज है ये Q है, अगर Q1 है, ये हमारा चार्ज Q2 है, ये हमारा चार्ज Q3 है। तो इसके ऊपर जो टोटल फोर्स लगेगा इन दोनों चार्जेस से वो वेक्टर एडिशन होगा इन दोनों फोर्सेस का। ठीक है, तो द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट्स दैट, आप लोग क्या लिखोगे, द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, द प्रिंसिपल ऑफ तो क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट्स दैट when a number of charges charging interacting total force on a given charge is the vector sum of all forces exerted on it due to all other charges, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमें क्या बताता है कि एक चार्ज के ऊपर, एक गिवन चार्ज के ऊपर जो टोटल फोर्स होगा बहुत सारे चार्जेस की वजह से, वो उन सभी फोर्सेस का जो वो मिलकर लगाएंगे उनका क्या होगा, वेक्टर सम होगा। यही हमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सिखाता है। तो अब हम लोग इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। वो कैसे होगा देखिए, पहले एक छोटा चीज आपको बतानी है। जैसे लेट कर लो कि एक चार्ज था Q, ठीक है, इसको मैं पॉजिटिव Q मानता हूं कि ये चार्ज है पॉजिटिव Q। एक ये दूसरा चार्ज था नेगेटिव Q। इन दोनों के बीच में आपको पता है प्यार होता है ना, यानी कि क्या होता है, अट्रैक्शन होती है। थोड़ा सा इसको फनी बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये हस्बैंड है, ठीक है, और ये इसकी वाइफ। इन दोनों के बीच में प्यार होता है, ये एक दूसरे की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। फिर क्या होता है, तीसरा पर्सन इनकी लाइफ में एंट्री मारता है, दैट इज -Q1, दैट इज -Q1। इन दोनों की लाइफ में ये तीसरा पर्सन क्या करता है, एंट्री करता है। तो क्या इन दोनों के प्यार पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, क्वेश्चन ये है, क्या इन दोनों के प्यार पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? अगर ये रियल लाइफ में हो तो इफेक्ट पड़ता है, लेकिन इन द केस ऑफ चार्जेस इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। यानी कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो फोर्स एज इट इज रहेगा, उतना ही रहेगा। प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ अदर चार्जेस का इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो जो हम लोग लिख सकते हैं, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज नॉट अफेक्टेड बाय प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ अदर चार्जेस, ऐसा हम लोग लिख सकते हो। तो हम इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, अब हमारा जो ये नेक्स्ट टॉपिक है वो है द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमने वर्ड्स में पढ़ लिया कि उसका मतलब क्या होता है, जो एक चार्ज के ऊपर जो टोटल फोर्स लगता है बाकी चार्जेस की वजह से, वो क्या होता है, उन फोर्सेस का
वेक्टर एडिशन होता है। तो हम उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में। हम लेट कर लेते हैं एक चार्ज है यहां, जिसको हम नाम देते हैं Q1। इसका जो पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन से वो लेट कर लेते हैं, वो है आपका R1 वेक्टर। R1 वेक्टर एक आपका चार्ज है इस पॉइंट पर, इसको हम नाम दे देते हैं Q2, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है ये है R2 वेक्टर। एक तीसरा चार्ज भी हम लोग लेते हैं यहां पर, ये हम लेट कर लेते हैं, चार्ज है Q3, और इसका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से है वो है R3। ठीक है, तो अब इन दोनों चार्ज की प्रॉपर्टी है, इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा। लेट कर लेते हैं एक ही टाइप के चार्ज है, तो इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। इस चार्ज की वजह से इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में। तो जो इनका रिजल्टेंट फोर्स होगा, अब लेट कर लेते हैं ये क्या है, F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू चार्ज 2, और ये वाला जो फोर्स है वो आपका क्या है, F13 फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 3। तो जो इनका रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो कहां होगा, वो अप्रोक्सीमेटली यहां पर होगा इसके सेंटर में, इसको हम नेम देते हैं F1। तो जैसा कि हमने देखा था कि जो इसका जो टोटल चार्ज होगा वो क्या होगा, वेक्टर एडिशन होगा, यानी कि F1 जो होगा वो क्या होगा, F1 वेक्टर इज इक्वल टू F12 वेक्टर प्लस में F13 वेक्टर। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले F12 वेक्टर निकालते हैं। F12 कितना है, F12 हम लोग किससे निकालेंगे, हम निकालेंगे कूलम्ब्स लॉ से। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन कौन क्या होगा, ये आपका R12 वेक्टर। ठीक है, R12 वेक्टर का स्क्वायर इनटू में R12 यूनिट वेक्टर, ये आपका डायरेक्शन शो करेगा। इसके बाद अगर मैं F13 निकालूं तो वो क्या होगा, F13 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R13 वेक्टर का स्क्वायर और R13 कैप। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, एडिशन करते हैं इसका, यानी कि जो हमने फॉर्मूला लिखा F1 इज इक्वल टू F12 प्लस F13, वो कितना होगा, वो आपका होगा F12 कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर R12 कैप, और प्लस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3, यहां पर भी क्या आएगा Q3 ना, ये क्या बन जाएगा Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर R13 कैप। तो इससे आप लोग क्या कर सकते हो, F1 के अंदर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका कॉमन, और आपका Q1 भी कॉमन, क्या बचेगा अंदर, अंदर बचेगा Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर R12 कैप प्लस Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर R13 कैप। तो इस टाइप से आप लोग क्या कर सकते हो, एक फोर्स, टोटल फोर्स निकाल सकते हो किसी गिवन चार्ज के ऊपर जो अदर चार्जेस से इसके ऊपर लगेगा। अब अगर आपको याद हो कि हमने इसकी एक्सटेंडेड फॉर्म की थी, ठीक है, कूलम्ब्स लॉ में हमने इसकी एक्सटेंडेड फॉर्म की थी, इसको अगर हमें लिखना हो तो हम लोग कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं।
F1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 सिग्मा O I इज इक्वल टू 2 to n। ठीक है, ये क्या होता जाएगा, जैसे जैसे ये 2 है, 3 है, 4th आएगा तो 4th आ जाएगा, फिर 5th, फिर 6th, फिर 7th, ऐसे ऐसे ये चेंज होता जाएगा। I इज इक्वल टू 2 to n QI अपॉन R1I का स्क्वायर R1I कैप, यानी कि इस फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर आएगा जो भी फोर्स इस चार्ज के ऊपर लगेगा। इसको अगर आपको एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखना है तो आप लोग क्या करोगे, अब इसका थोड़ा सा छोटा फिगर हम लोग बना लेते हैं कि कुछ ऐसे हमारे पास था, ये था R1 सॉरी R2, ये था चार्ज R2, चार्ज था Q2, यहां पर चार्ज है Q3 Q1 और यहां पर चार्ज है Q3। ये R3 वेक्टर, ये R2 वेक्टर, ये R12 वेक्टर, ये R13 वेक्टर, इसकी डायरेक्शन ये, इसकी डायरेक्शन ये, और ये आपका रिजल्टेंट फोर्स, ये था F12, ये था F13 और ये था आपका F1। ठीक है, ऐसा कुछ फिगर था हमारे पास। अगर हमें इसको एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखना है तो आप लोग क्या करोगे कि आपके पास वैल्यू थी जो F12 थी, वो थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर इनटू में R12 कैप। अगर आपको इसको एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखना है तो वो क्या हो जाएगा, F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। R12 को आप लोग क्या लिख सकते हो, देखो R12 क्या है हमारे पास, ये पोजीशन वेक्टर कौन है, R1। क्या करें, इसकी डायरेक्शन देखो R1 वेक्टर प्लस, अब ये डायरेक्शन R12 की डायरेक्शन कौन सी थी, ये इस साइड, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो रही है तो माइनस में R12 वेक्टर, ये भी क्या है डायरेक्शन रिवर्स है तो ये माइनस में R2 वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो R12 वेक्टर क्या आ रहा है, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2। तो हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, R12 की जगह हम लोग पुट कर सकते हैं R1 माइनस R2 वेक्टर का स्क्वायर। ये था आपका यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर को आप लोग क्या लिख सकते हो, R12 यूनिट इज इक्वल टू R12 वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ R12। अगर आप किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो उसकी क्या रहेगी, केवल डायरेक्शन रहेगी। तो आप इसको भी यही पुट करोगे यहां पर कि R12 वेक्टर अपॉन में R12 को क्या लिख सकते हैं, R1 माइनस R2 अपॉन में R1 माइनस R2। अब अगर इसको और ज्यादा हम सॉल्व करें तो ये बन रहा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, ये R1 माइनस R2 का स्क्वायर और इनटू में R1 माइनस R2, क्या बन गया R1 माइनस R2 का क्यूब, और ऊपर क्या बचा आपके पास R1 वेक्टर माइनस में R2 वेक्टर। ठीक है, तो सिमिलरली इसी टाइप से आपका क्या हो जाएगा, R3 के लिए भी हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 की जगह क्या आ जाएगा R3 Q, और यहां पर क्या बन जाएगा R1 माइनस R3 का वेक्टर। ठीक है, अब अगर आप इन दोनों को ऐड अप करोगे यानी F1 इज इक्वल टू F12 प्लस F13 करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको मैं K लिख रहा हूं, K Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 का स्क्वायर सॉरी क्यूब R1 माइनस
2 प्लस में Q1 Q3 अपॉन R1 माइनस R3 Q1 Q3 R1 माइनस R3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस में R3 वेक्टर। वही सेम वर्क क्या करेंगे, K और Q1 दोनों एलसीएम सॉरी कॉमन, उसके बाद क्या लिख सकते हो आप इसको सिग्मा के अंदर अगर हम लोग इसको लिखें तो क्या होगा I इज इक्वल टू 2 to n क्या बना QI अपॉन R1 माइनस RI का Q और R1 माइनस RI। ऐसा हम लोग इसको रिजल्टेंट वेक्टर के अंदर लिख सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई इसके अंदर प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को किसी भी माध्यम से। अब इसके बाद जो आपका टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे, नेक्स्ट टॉपिक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए जितने भी विदाउट टच वाले फोर्स होते हैं, एक तो फोर्स होता है जिसको हम लोग किसी बॉडी को टच करके फोर्स लगाते हैं, एक दूसरा फोर्स होता है जिसके अंदर बॉडी दूसरी चीज को टच नहीं करती फिर भी फोर्स लगता है। तो ऐसा फोर्स जहां पर हम लोग टच नहीं होता, ठीक है, या फिर कांटेक्ट फोर्स जो नहीं होता, ऐसे फोर्सेस के अंदर एक फील्ड बनता है जिसकी वजह से वो फोर्स लगता है। अगर फोर्स लगेगा तो उसका कोई ना कोई रीजन तो होगा। कांटेक्ट फोर्स हम लोग देखते हैं, जैसे हमने इस बोर्ड को पुश किया तो हमने इस बोर्ड से कांटेक्ट किया, दैट इज कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। अगर हम लोग इसको कांटेक्ट भी नहीं कर रहे हैं फिर भी इसके ऊपर फोर्स लग रहा है तो उसका क्या रीजन होता है, उसका रीजन होता है फील्ड। यानी कि ऐसा कोई भी फोर्स जहां पर फोर्स टच ना हो, कांटेक्ट फोर्स ना हो, तो वहां पर फील्ड बनना लाजमी है। अब जैसे आपका ग्रेविटेशन आपने अगर पढ़ा हो तो ग्रेविटेशन के अंदर क्या होता है, टच नहीं होता, कांटेक्ट फोर्स नहीं होता, अर्थ में से कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं निकलता जो हमें टच करके हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करता हो, खींचता हो, तो फिर वहां पर क्या बनता है, ग्रेविटेशनल फील्ड। मैग्नेट के केस में भी ऐसा ही होता है, जैसे मैग्नेट है, मैग्नेट की तरफ कोई आयरन पीस क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है विदाउट कांटेक्ट, तो उसका मतलब वहां पर भी क्या बन रहा है, उसका फील्ड बन रहा है। तो ऐसे ही चार्ज में भी क्या होता है, एक चार्ज दूसरे चार्ज को क्या नहीं करता, कांटेक्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी उसके ऊपर क्या बनता है, फोर्स लगता है। तो उसकी वो फोर्स का रीजन क्या है आपका, वो है फील्ड, ठीक है। तो वो फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हम उसको बोलते हैं। तो वो क्या होता है, देखिए जैसे ही चार्ज है हम इसको नाम देते हैं कोई क्यू। फील्ड क्या होता है, इस चार्ज के चारों ओर का वो एरिया, ठीक है, एरिया अराउंड ए चार्ज, ठीक है, जिसके अंदर क्या हो, ये किसी दूसरे चार्ज के ऊपर एक मेजरेबल फोर्स अप्लाई करे, ठीक है। मेजरेबल फोर्स यानी कि फोर्स तो ये लगाता रहेगा, लेकिन जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। एक टाइम में इतना कम फोर्स हो जाएगा कि हम उसको मेजर भी नहीं कर पाएंगे। तो फोर्स क्या होना चाहिए, मेजरेबल फोर्स होना चाहिए, उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के आप लोग डेफिनेशन डाल लीजिए, एरिया अराउंड any charge in which it exert a measurable force on other charges placed in it
placed in it is known as electric field of that charge. Electric field of that charge, यानी वो उसका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा उस चार्ज का जिसके चारों ओर के एरिया के अंदर वो किसी दूसरे चार्जेस के ऊपर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। अब अगर इसको हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, यानी कि मैथमेटिकली अगर हम इसको डिनोट करने की कोशिश करें, इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या बता सकते हैं कि जैसे ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी चार्ज का, क्यू चार्ज का, ठीक है, किसी क्यू चार्ज का ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसके अंदर क्या हो, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो, दूसरा चार्ज, यानी कि यूनिट पॉजिटिव का मतलब +1 कूलम चार्ज, +1 कूलम चार्ज, इसके ऊपर जितना ये फोर्स लगाए इसको विदाउट डिस्टरबेंस किए, देखो क्या होगा, इसके ये जब इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, क्यू चार्ज फोर्स लगाएगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे, तो ये फोर्स भी तो इस पे फोर्स, ये चार्ज भी तो इस पे फोर्स लगाएगा, लेकिन वो वाला फोर्स क्या हो करे, इसको डिस्टर्ब ना करे, इसकी लोकेशन को चेंज ना करे, ठीक है। तो उस टाइम पर जितना फोर्स इसके ऊपर लगेगा वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, जिसको हम ई वेक्टर से डिनोट करते हैं। डायरेक्शन होती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की, डायरेक्शन भी होती है कि इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, डायरेक्शन वही होगी जिस डायरेक्शन में ये फोर्स लगाएगा। तो E = हम लोग लिख सकते हैं F/Q0, यानी कि ये चार्ज, जो भी चार्ज है, ये चार्ज लेट कर लेते हैं Q0 है, ठीक है। तो अगर हम इसको Q0 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1 कूलम चार्ज के ऊपर फोर्स आ जाएगा ना, तो ये क्या होगा, ये इस चार्ज को क्या नहीं करना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अब ये डिस्टर्ब कब नहीं करेगा, जब इस चार्ज के मुकाबले ये वाला चार्ज क्या होगा, बहुत छोटा होगा, ठीक है। यानी कि ये अगर ये दोनों इक्वली चार्ज हुए, जैसे यहाँ पर 1 कूलम है, यहाँ पर भी 1 कूलम है, तो वो इक्वल फोर्स लगाएंगे, अगर ये दौड़ेगा तो ये भी दौड़ेगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें ऐसा ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालने के लिए हमें क्या चाहिए कि ये वाला चार्ज फिक्स रहे, यानी कि जो आपका सोर्स चार्ज है जिससे आपका मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, जिससे मैग्नेटिक फील्ड बनता है, उसको क्या बोलते हैं, सोर्स चार्ज Q0। ये कौन सा होता है, जिससे हम ऑब्जर्व करते हैं। तो आपका जो सोर्स चार्ज है वो क्या रहे, फिक्स्ड रहे, उसके अंदर कोई भी डिस्टरबेंस ना आए। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, अच्छा खासा होना चाहिए। इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं इसको, ज्यादा करेक्टली जब हम लोग इसको लिखते हैं कि E = लिमिट Q0 टेंड्स टू 0, लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 F/Q0, लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 F/Q0, ठीक है। तो थोड़ा सा बेटर वे में अगर आप लिखो तो लिमिट Q0 टेंड्स टू 0, यानी कि ये क्या होना चाहिए, बहुत छोटा चार्ज होना चाहिए, तभी हम लोग क्या कर पाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकाल पाएंगे। तो मे बी आपको ये समझ आ गया होगा। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मेनी चार्जेस, ठीक है, एक सिस्टम ऑफ चार्जेस, इनको भी आपको ट्राई करना है। और जितना आपका टॉपिक हो गया है आप वो अच्छे से उसको रिवाइज करना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मेरे को सेंड कर दोगे वो प्रॉब्लम, ठीक है। ओके, थैंक यू।